Okay, so let us start with the relational calculus. So earlier we discussed about relational algebra. So relational algebra में हमारे पास क्या होता है? When we talk about relational algebra, we say कि जो relational algebra आपका होता है वो आपके पास procedural है. ठीक है, बेसिकली इट इज प्रोसीजरल, मीन्स जो प्रोसीजर आप डिफाइन करते हो उसी सीक्वेंस में, उसी नंबर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट होती है. ठीक है. सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रिलेशनल कैलकुलस. सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनल कैलकुलस वी आर टॉकिंग अबाउट डेक्लेरेटिव. ठीक है, रिलेशनल कैलकुलस इज डेक्लेरेटिव लैंग्वेज और यू कैन ऑल्सो कॉल इट नॉन प्रोसीजरल. तो इस केस में आपके पास क्या होगा, जो आप सिंपली डिक्लेयर करोगे व्हाट इज टू बी डन. ठीक है, रिलेशनल अलजेब्रा इज हाउ इट इज टू बी डन एंड रिलेशनल कैलकुलस इज व्हाट इज टू बी डन. वी नीड नॉट टू डिफाइन हाउ इट विल बी डन. जो जो हमें चाहिए, लाइक जो एट्रीब्यूट्स चाहिए, जो आपकी वेयर कंडीशंस होंगी, ठीक है, जहाँ फिर आपके पास जो टेबल में से डाटा आना है, बस आप उनको लिस्ट आउट कर दोगे एक प्रॉपर सिंटैक्स में, रादर देन डिफाइनिंग के उसमें सबसे पहले क्या होगा बाद में क्या होगा, लाइकवाइज, क्योंकि वो चीज़ हमारी होती है रिलेशनल अलजेब्रा में. दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से कि जो हमारी सीक्वल लैंग्वेज का बेस होता है दैट इज रिलेशनल अलजेब्रा. ठीक है, रिलेशनल कैलकुलस जो आपके पास होता है, जब हमने डिस्कस किया था रिलेशनल अलजेब्रा, तो हम इक्वालिटी के साइन के बाद राइट साइड पे मेंशन करते थे दैट वाज क्लोज टू योर रिलेशनल कैलकुलस, तो वो हमारा रिलेशनल कैलकुलस वाला पार्ट था. So basically your relational calculus is divided into two categories. One is domain relational calculus, another one is tuple relational calculus. So whenever we are talking about domain relational calculus, it means we are talking about columns. तो डोमेन रिलेशनल कैलकुलस आपकी एक ऐसी क्वेरी लैंग्वेज है जो एट्रीब्यूट्स पे, जब कॉलम के बेस पे होती है, एट्रीब्यूट्स और कॉलम्स. दैट्स व्हाई वी यूज द टर्म डोमेन ओवर हियर, क्योंकि डोमेन कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं वो किस पे वर्क करते हैं, कॉलम पे वर्क करते हैं. वही से कि इस पर्टिकुलर कॉलम की ये रेंज होगी, इस पर्टिकुलर कॉलम में ये वैल्यूज हो सकती हैं, ये एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं. सो वी कॉल इट के वो डोमेन रिलेशनल कैलकुलस है. जब हम टपल रिलेशनल कैलकुलस करते हैं देन वी टॉक अबाउट फ्रीजिंग द टपल्स. उसमें हम टपल्स के अकॉर्डिंग डाटा को फेच करते हैं. डोमेन में हम क्या करते हैं, हम एट्रीब्यूट बेस पे चलते हैं. So, whenever we are talking about domain relational calculus, the first point that comes into knowledge is it is a non-procedural query language. इसमें कोई procedure नहीं है. ठीक है, और you can call it as declarative language also. ठीक है, so it is equivalent to part to the tuple relational calculus. Same जैसे आपकी tuple relational calculus होगी, वैसे हमारे पास domain relational calculus होती है. तो हमारे पास जो क्वेरी होती है उसके एक सिंटैक्स होता है, उसमें जो आप एक्सप्रेशन लिखते हो इट इज लाइक दिस, x1 टू xn. ठीक है, p x1 x2 xn. तो हमारे पास इसका क्या मीनिंग है, सबसे पहले आप क्या करोगे, ये ब्रेसेस स्टार्ट करोगे, करली ब्रेसेस. ठीक है, करली ब्रैकेट्स में आप लिखते हो x1 x2 xn. क्या है हमारे पास, डोमेन्स मींस एट्रीब्यूट्स. अगर मेरे पास किसी रिलेशन में सपोज मुझे नेम, रोल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर रिट्रीव करवाना है, तो इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट 3 एट्रीब्यूट्स. तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सारे एट्रीब्यूट्स की लिस्ट आ जाएगी. अब x1 x2 xn क्या है, जो आपके एट्रीब्यूट्स है आप उनको कोई रेलिवेंट नेम डिफाइन कर सकते हो. सपोज आपके पास एक एट्रीब्यूट है नेम, तो उसके लिए नेम यूज कर, यहाँ पे यूज कर लो n. फिर आपके पास आ गया कॉन्टैक्ट नंबर, उसके लिए आप यूज कर लो c. ठीक है, फिर आपके पास आ गया ब्रांच, उसके लिए यूज कर लो b. लाइकवाइज. ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने उसका इनिशियल लेटर ही पिक करना है, यू कैन यूज एनी वेरिएबल. ठीक है, कोई भी आइडेंटिफायर आप यूज कर सकते हो उसको नेम के लिए. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपकी ब्रैकेट्स है, करली ब्रैकेट्स, इनको स्टार्ट करोगे. फिर उसके बाद दिस सिंबल विल बी यूज, लेस देन वाला, उसमें आप लिस्ट करोगे आपके एट्रीब्यूट्स को. फिर आपके पास आता है दिस सिंबल, मैक्रो सिंबल, इसको हम बोलते हैं सच दैट. इसको प्रोनाउंस आपने क्या करना है, सच दैट. फिर यहाँ पे आता है p. व्हाट डज दिस p मीन, दिस मीन्स प्रेडिकेट. अगेन जैसे हमने कंडीशन लिखी थी रिलेशनल अलजेब्रा में. ठीक है, उसमें हम क्या करते थे कि जिसके लिए ये पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू है, सबसे पहले आपने एट्रीब्यूट्स की लिस्ट लिखनी है. उसके बाद आपने कंडीशन लिखनी है, वो कंडीशन कौन से एट्रीब्यूट्स पे है आप वो लिखोगे. ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो ब्रैकेट्स आएंगे दिस ब्रैकेट्स विल बी देयर. और जो प्रेडिकेट के लिए जब कंडीशंस आएंगे उसके लिए जो एट्रीब्यूट्स लिखोगे उसमें आपके राउंड ब्रैकेट्स यूज होंगे. ठीक है, सो वी से x1 टू x2 अप टू xn जो है वो आपके डोमेन वेरिएबल्स हैं.
और जो आपका P है इट रिप्रेजेंट्स अ फॉर्मूला सिमिलर टू द प्रेडिकेट कैलकुलस. Now this is one sample query. First query says find the ID, name, department name, salary for instructors whose salary is greater than 80,000. अब इसमें जो कंडीशन है, दिस कंडीशन सेज कि हमें 80,000 से ज़्यादा सैलरी वाले कंडीशन कॉलम पे कंडीशन लगानी है कि जिस पे सैलरी ग्रेटर देन 80,000 है. नाउ अगर हम इस वैल्यूज में देखें तो हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है दैट वी हैव टू फाइंड. वन इज आईडी, तो आप एक एट्रीब्यूट नेम इसके लिए यूज कर लोगे. नेक्स्ट इज नेम, so 2 हो गए. देन डिपार्टमेंट नेम पर वी हैव 3. आफ्टर दैट वी हैव सैलरी S. तो हमारे पास ये 4 एट्रीब्यूट्स की लिस्ट बनेगी, 4 एट्रीब्यूट्स. सच दैट में क्या आ जाएगा कि जो ये वाले आपके एट्रीब्यूट्स है दे बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग करते हैं, किसी टेबल को. कौन से टेबल को? इंस्ट्रक्टर टेबल. हाँ, इंस्ट्रक्टर टेबल को फाइंड. और उस पे कंडीशन क्या है, जो आपने यहाँ पे सैलरी के लिए आइडेंटिफायर यूज किया था ना, सपोज आपने यूज किया था सैलरी के लिए S, तो उस केस में आपकी कंडीशन क्या आ जाएगी, S ग्रेटर देन 80,000. ठीक है, यहाँ पे सारे एट्रीब्यूट्स की लिस्ट आती है. ठीक, सबसे पहले देखो जो आपने, एक मिनट, हैव अ लुक एट दिस. यहाँ पे अगर आप यूज कर रहे हो तो जो आपने ये वाले एट्रीब्यूट्स मेंशन किए हैं, सो दीज एट्रीब्यूट्स सिर्फ वही लिखने हैं जो आपने डिस्प्ले करवाने हैं. रिमेंबर, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, ये सारे वो एट्रीब्यूट्स हैं जो आपने डिस्प्ले करवाने हैं, कॉलम्स. फाइन. उसके बाद में आपके पास क्या आ गया, ये प्रेडिकेट. यहाँ पे वो एट्रीब्यूट्स आएंगे सारे के सारे टेबल में जितने भी हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कौन से आने हैं, जो आपने डिस्प्ले करवाने हैं. और यहाँ पे प्रेडिकेट वाली जो कंडीशन वाला है, सच दैट के बाद कौन से आने हैं, सारे. अगर मेरे पास टेबल में 10 एट्रीब्यूट्स हैं, उनमें से आई वांट टू डिस्प्ले ओनली 3 एट्रीब्यूट्स, तो यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट्स आएंगे. और यहाँ पे कितने आएंगे, 10 के 10 एट्रीब्यूट्स, क्योंकि आपने उन 10 एट्रीब्यूट्स को बाइंड करवाना है. तो हम क्या करते हैं, दीज एट्रीब्यूट्स बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर टेबल. तो बाइंडिंग सारे एट्रीब्यूट्स की आपने करनी है. द रीजन बिहाइंड दैट इज, मे बी आपने डिस्प्ले तो इतने करवाने हैं, बट कंडीशन में, कंडीशन के लिए आपको कोई और एट्रीब्यूट भी चाहिए. लाइक कोई एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड हो सकता है ज्वाइन लगाने के लिए, कोई एट्रीब्यूट हो सकता है जिसपे आपने कंडीशन लगानी है. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पे सारे एट्रीब्यूट्स लिस्ट आउट करने होते हैं. ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग ही हमारी क्वेरीज डिजाइन होगी. नाउ सी how many attributes we were about to display, 4 attributes. So for ID we are using I, for name we are using N, for department name we have used D, for salary we have used S. So simply हमने एक list बना दी attributes की. After that we are using the symbol such that, then after that we are displaying this list. ठीक है, जो हमारी कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन में आप यूज कर सकते हो राउंड ब्रैकेट, आप डिस्प्ले कर सकते हो कि कंडीशन आपकी जो भी आ रही है. ठीक है, तो अगर मल्टीपल कंडीशंस हैं देन यू कैन यूज राउंड ब्रैकेट्स. इफ यू डोंट वांट टू यूज राउंड ब्रैकेट्स, और अब यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल क्वेरी है, यू कैन ओमिट द राउंड ब्रैकेट्स आल्सो. सो इन दिस केस, इस इंस्ट्रक्टर टेबल में वी वर अज्यूमिंग कि हमारे पास सिर्फ 4 ही एट्रीब्यूट्स थे, तो हमने, हमारे पास यहाँ पे भी 4 एट्रीब्यूट्स की लिस्ट आई. तो हमारे पास क्या गया, ऑल द 4 एट्रीब्यूट्स दे बिलोंग्स टू इंस्ट्रक्टर रिलेशन. तो जब आपने ये क्वेरी लिखी, इस क्वेरी को लिखने से क्या हुआ कि जो ये एट्रीब्यूट्स हैं ये इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टर टेबल से बाइंड हो गए. तो इस इंस्ट्रक्टर रिलेशन से वी आर गेटिंग दीज एट्रीब्यूट्स. ठीक है, तो उसके बाद आपने यूज किया कंजंक्शन. कंजंक्शन क्यों यूज किया, क्योंकि आपके पास एक कंडीशन है कि जो आपकी सैलरी है वो ग्रेटर देन 80,000 है. तो यहाँ पे आप जितनी भी आपके पास कंडीशंस आएंगी उतनी कंजंक्शंस लगा दोगे, मींस उतने एंड लगा दोगे. सो हियर वी आर सेइंग कि S ग्रेटर देन 80,000. सो दिस इज वन ऑफ द simple query. Now suppose I want to say कि find the ID, name and department from instructor whose salary is greater than 80,000. मीन मुझे सैलरी नहीं डिस्प्ले करवानी, तो मेरे पास क्वेरी में क्या चेंज आएगी, एनीवन? What will be the change in the query? मुझे 3 चीजें डिस्प्ले करवानी है, आईडी, नेम एंड डिपार्टमेंट नेम ओनली. आई डोंट वांट टू डिस्प्ले द सैलरी. तो मैम जो सच दैट मैं एस हट जाएंगे मैम, एस हट यहाँ जाएगा से तो ऐसा मैम हट लेफ्ट जाएगा, साइड पे सैलरी भी वो देगी ऑब्वियसली बेटा, यहाँ से ऐसा हटेगा, यहाँ से नहीं हटेगा. रिमेम्बर, यहाँ से एस हट जाएगा क्योंकि हमने डिस्प्ले नहीं करवाना, बट एस पे हमारे पास कंडीशन है, यहाँ से एस नहीं हटेगा. ठीक है, यहाँ पे एस आपका एज इट इज आएगा. सो इफ वी कैन से एज इन द प्रीवियस क्वेरी, बट द आउटपुट ओनली द आईडी एट्रीब्यूट वैल्यू इन दिस केस. इसमें हमारे पास क्या है,
क्वेरी बाकी की सारी सेम है, हमने यहाँ पे आई यूज किया तो हमारे पास क्या डिस्प्ले होगा, ओनली आईडी। फाइन। उसके बाद क्या है, फाइंड द नेम ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्टर्स हुज डिपार्टमेंट इज इन वेटसन बिल्डिंग। अब हमारे पास एक कंडीशन है, हमें नेम्स डिस्प्ले करवाने हैं सारे इंस्ट्रक्टर्स के, जहाँ पे जो आपका डिपार्टमेंट है इज इन वेटसन बिल्डिंग। तो हमारे पास क्या आ गया, नेम के लिए वी आर यूजिंग एन, कि जितने भी नेम्स हैं वो एन में आ जाएं, ठीक है। देन सर्च दैट, अब सर्च दैट उसमें क्या कर दिया, दिस इज द थिंग दैट सेज के देयर एग्जिस्ट आई डी एस। अब हमारे पास हमने यूज किया है सच दैट देयर एग्जिस्ट सम आई डी एस। आई में कोई और वैल्यू हो सकती है, डी में एंड एस में। बेसिकली हमारे पास आई में क्या है, आईडी नंबर, एंड डी में क्या था, डिपार्टमेंट नंबर, एस में हमारे पास क्या था, सैलरी, ठीक है। तो हमारे पास ये हमने इंस्ट्रक्टर से बाइंड करवा दिए। एंड एक कंजंक्शन कंडीशन है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट टेबल है उसमें हमारे पास था डिपार्टमेंट का नेम जो है हमें डिपार्टमेंट टेबल से मिला है, सो वी नीड अनदर टेबल। So in that case we are using conjunction such that b comma a जो हमारे पास आ गए उसमें that is b for the condition that is building की information, a कोई another information होगी डिपार्टमेंट में whatever is there, ठीक है। राउंड ब्रैकेट आपने स्टार्ट करी, डी भी ये कौन से टेबल से आ रहे हैं हमारे पास, डिपार्टमेंट टेबल से। एंड जो हमारी बी है उस पे दैट इज बिल्डिंग पे कंडीशन कौन सी थी, बेटसन बिल्डिंग इज देयर। सो दिस टाइप ऑफ क्वेरी विल बी देयर। नाउ इसमें आपके पास इसका रिवर्स कर सकते हो, नो इशू। अगर आप ये वाला पार्ट पहले लिख दोगे, ये वाला पार्ट बाद में लिख दोगे, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस, बिकॉज इन दिस केस वी आर वर्किंग इन नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। इसमें ये नहीं है कि पहले ये चीज होगी फिर बाद में होगी, इसमें वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट कि जो जो हमें रिक्वायर्ड है वी विल मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोस, वी नीड नॉट टू स्पेसिफाई आप कौन सा उसमें क्या सीक्वेंस उसमें आपने फॉलो करना है। सो इट विल बी लाइक दिस। लेट्स मूव टू द क्वेरीज जो हमने पहले करी थी, उनके सिमिलर टाइप की क्वेरीज। लेट मी ओपन नाउ सी। अगर हम टप्पल रिलेशनल कैलकुलस को डिस्कस करें, इज दिस स्क्रीन विजिबल, हैंड रिटन नोट्स आर विजिबल टू ऑल ऑफ यस यू? मैम, यस मैम। ये हमारी वो क्वेरीज है जो हमने सीक्वल में भी करी, सॉरी रिलेशनल अलजेब्रा में भी करी थी, उन्हीं को रिलेशनल कैलकुलस में हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो लेट मी मूव टू डोमेन रिलेशनल कैलकुलस वंस। नाउ सी, so whenever we are talking about domain relational calculus, we say DRC uses domain variables that take on values from attribute domains। तो attribute की domain से ये value लेते हैं rather than values of an entire tuple। means पूरे tuple की value नहीं ले रहे, जो domain आप specify कर रहे हो, जो attribute आप specify कर रहे हो, सिर्फ उन्हीं की values। तो इसका syntax is like this, we have already discussed कि x1 से xn तक हमारे रिप्रेजेंट करते हैं जो डोमेन वेरिएबल्स हैं, और p रिप्रेजेंट करता है जो हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। सो इफ वी टॉक अबाउट एन एटम इन डीआरसी हैज वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स, इसमें कि x1 से xn तक दे बिलोंग्स टू आर रिलेशन। इसका क्या मीनिंग है, जो r है वो हमारा रिलेशन है, n हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, और ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स की डोमेन्स हैं, जहाँ फिर कोई डोमेन कांस्टेंट हो सकता है। इफ वी आर राइटिंग एक्स दिस वाई, इट मीन्स इन पे कोई जो भी आप ऑपरेशन फॉर्म कर रहे हो, कोई ऑपरेटर है। सो एक्स एंड वाई हमारे पास डोमेन ऑपरेटर है, जिसमें ये कंपैरिजन है। इट मे बी इक्वल टू, इट मे बी लेस देन, इट मे बी ग्रेटर देन, किसी भी टाइप का कोई भी ऑपरेटर जो आप यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, यू कैन राइट बिटवीन दीज टू एट्रीब्यूट्स, ठीक है। देन वी से, अगर हमने दिस फॉर्म लिखी है, इसका सिंपल एक मीनिंग है, इट सेज कि सी स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट। नाउ सपोज आई एम राइटिंग सैलरी ग्रेटर देन 80,000, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू, एक्स में क्या आ रहा है, सैलरी, एंड कांस्टेंट वैल्यू क्या आ गई, 80,000, और यहाँ पे क्या आ गया, ग्रेटर देन। तो इट मीन्स आपके दो एट्रीब्यूट्स के बीच में भी ऑपरेटर यूज हो सकता है, और आपका उसके कांस्टेंट के बीच में भी यूज हो सकता है। नाउ दिस वाज द क्वेरी दैट वी डिड इन रिलेशनल अलजेब्रा आल्सो। द क्वेरी वाज फाइंड द लोन नंबर, ब्रांच नेम एंड अमाउंट फॉर लोन्स ओवर 1200। तो हमने ये क्वेरी रिलेशनल अलजेब्रा में जब करी थी, हमने क्या लिखा था उसमें, हमने लिखा था ऑल द 3 कॉलम्स वर टू बी डिस्प्लेड। तो हमने पाई के साथ कुछ नहीं लिखा था, हमने जस्ट कंडीशन लगाई थी, ए जो हमारे पास था दैट वाज ऑन अमाउंट, अमाउंट ग्रेटर देन 1200, और राउंड ब्रैकेट्स में यहाँ पे क्या लिख दिया था, लोन।
अब उसी क्वेरी को अगर हम डोमेन रिलेशनल कैलकुलस में लिखेंगे सो इट विल बी लाइक दिस। तो हमारे पास लोन टेबल में 3 एट्रीब्यूट्स हैं, वन इज लोन नंबर, अनदर वन वाज ब्रांच नेम एंड देन अमाउंट। तो उस केस में वी हैव डिस्प्लेड LBA, L फॉर लोन नंबर वी आर यूजिंग, फॉर ब्रांच नेम वी आर यूजिंग B एंड फॉर अमाउंट वी आर यूजिंग A। तो तीनों हैं, ठीक है, तीन ही कॉलम्स हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे सर्च दैट के बाद तीनों कॉलम्स की लिस्ट लिख दी, तीनों को हमने बाइंड करवा दिया लोन रिलेशन से। और जो हमारी नेक्स्ट कंडीशन थी वो थी कि जहाँ पे लोन की अमाउंट ग्रेटर देन 1200 है, तो ए अमाउंट जो है लोन अमाउंट दैट इज कमिंग इन द ए वेरिएबल। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी एंड ए ग्रेटर देन 1200। सिंपल क्वेरी, इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ सेकंड क्वेरी, इस क्वेरी में हमारे पास क्या है, फाइंड ऑल लोन नंबर्स फॉर लोन्स, मींस सारे लोन नंबर्स आ जाएं फॉर लोन विद अमाउंट ग्रेटर देन 1200। यहाँ पे भी अमाउंट जो है वो ग्रेटर देन 1200 है, वो सारे लोन आ जाएं। तो अगर हमें अगेन लोन टेबल में देखें, सो इन लोन टेबल वी वर हैविंग 3 एट्रीब्यूट्स L, B एंड A। तो इस केस में अगेन वी आर वर्किंग ऑन लोन टेबल, तो हमारे पास तीन ही एट्रीब्यूट्स आएंगे L, B, A। नाउ व्हाट वी आर सेइंग कि हमें सिर्फ लोन नंबर डिस्प्ले करवाने हैं। लोन नंबर को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, L के साथ। तो सबसे पहले आपने क्या नोटेशन लिखी, L, क्योंकि हमें सिर्फ लोन नंबर डिस्प्ले करवाने हैं, यू रोट L ओवर हियर। आफ्टर दैट वी यूज सच दैट। अब आपने देयर एग्जिस्ट के बाद क्या यूज किया, जो नहीं डिस्प्ले करवाने, ठीक है, सच दैट देयर एग्जिस्ट सम ब्रांच नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स आल्सो। तो जो नहीं डिस्प्ले करवाने उनके साथ आप देयर एग्जिस्ट यूज करके उनकी लिस्ट लिख दोगे। सो फर्स्टली आप क्या लिखोगे, जो आपने डिस्प्ले करवाना है, उसके बाद सच दैट का सिंबल, फिर उसके बाद एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर आ गया। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जिसको हम रीड करते हैं देयर एग्जिस्ट। तो ये क्वेरी को अगर मैं रीड करूं, आई विल बी रीडिंग इट लाइक दिस कि डिस्प्ले all loan numbers such that there exists some branch names and amount for these L, B and A belongs to loan relation and the loan amount is greater than 1200। ये मेथड है अगर मैं इस क्वेरी को रीड करूंगी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, जो मैंने DRC में लिखी हुई है, डोमेन रिलेशन कैलकुलस में क्वेरी लिखी है, उसको रीड करने का दिस इज द मेथड। आई एम अगेन रिपीटिंग, इट विल बी रेड लाइक कि all for all loan numbers, display loan numbers such that there exists some branch names and amount for loan number, branch name and amount belongs to loan relation and amount is greater than 1200। So this is the methodology to read this query which is written in DRC। तो सिंपल मेथड क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, टेबल आइडेंटिफाई करोगे जिस टेबल से वो डाटा आना है, ठीक है। उस टेबल में से आप फिर जितने भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं उनके लिए एक एक आइडेंटिफायर असाइन कर दो उनको, ठीक है। तो आपने जब वो आइडेंटिफायर डिफाइन कर दिया, उसके बाद में सबसे पहले आप राउंड ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करोगे। कर्ली ब्रैकेट्स में सबसे पहले यू विल राइट के वो वाला वेरिएबल जो आपने डिस्प्ले करवाना है, वो वाला आइडेंटिफायर जो आपने आउटपुट डिस्प्ले करवानी है, मेंशन दैट। आफ्टर दैट यूज द सिंबल सच दैट, फिर उसके बाद यूज देयर एग्जिस्ट। अगर आपने सारे के सारे डिस्प्ले करवा रहे हो लाइक इन दिस क्वेरी, you need not to use this existential quantifier। बट अगर आपने जितने हैं एट्रीब्यूट्स उनमें से कुछ एट्रीब्यूट्स आपने डिस्प्ले करवाने हैं, तो जो नहीं डिस्प्ले करवाना उसके साथ आप देयर एग्जिस्ट यूज करके उनकी लिस्ट लिखोगे। फिर उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स में आप उसको बाइंड करवा दोगे कि ऑल दोज वेरिएबल जो हमारे हैं उनको बाइंड करवा दिया लोन रिलेशन से, और फिर आपने यूज किया एंड अमाउंट ग्रेटर देन 1200। So in this case the important point we say although example 2 query is similar to example query 2 but the difference is हमारे पास इसमें क्या है, in TRC we write there exists S for some tuple variable S, we bind it immediately to a relation by writing there exists S belongs to loan। अब अगर आप इसको TRC में कर रहे हो तो टप्पल रिलेशनल कैलकुलस जो इसके बाद हम करेंगे इन टुमारोज लेक्चर, तो वो से कि जब आप टप्पल रिलेशनल कैलकुलस यूज करते हो और उसमें अगर आप ये सिंबल यूज करते हो कि देयर एग्जिस्ट सम एस, तो उसका क्या मीनिंग हो गया, आपने पूरे के पूरे टप्पल को इमीडिएटली बाइंड कर दिया।
तो अगर जब आपने उस टपल को बाइंड किया तो उस टपल के साथ जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स थे वो सारे के सारे बाइंड हो गए, ठीक है। तो अगर उस टपल में 5 कॉलम्स की वैल्यूज आ रही हैं तो 5 के 5 कॉलम्स इमीडिएटली बाइंड हो गए। बट अगर आप डीआर से यूज कर रहे हो उसमें सिर्फ वही वेरिएबल्स आपके एट्रीब्यूट्स बाइंड हो रहे हैं जिनको आप यहाँ पे देयर एग्जिस्ट सम एस लिख के उस टेबल से बाइंड करवाओगे। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन टीआरसी एंड डीआरसी। तो अगर आप टीआरसी लिखते हो, टीआरसी में आप यहाँ पे जो भी वेरिएबल का नेम लिखोगे उस वेरिएबल के साथ सारी की सारी रो बाइंड होती है। बट अगर आप डीआरसी लिख रहे हो, डीआरसी में सिर्फ वही एट्रीब्यूट्स आपके बाइंड होंगे उस पर्टिकुलर रो के जो जो आपने मेंशन किए हैं, जिनकी आपने लिस्ट डिफाइन करी है, ठीक है। सो इसे टू अ रिलेशन बाय राइटिंग देयर एग्जिस्ट एस बिलोंग्स टू एन। बट जब आप इसको राइट करते हो डीआरसी में, सो इसे बी रेफर्स नॉट टू अ टपल बट रादर टू अ डोमेन। अब इसमें ये टप्पल नहीं है, ये क्या है, एक डोमेन वैल्यू है। दस द डोमेन वेरिएबल बी इज अनकॉन्स्टेंट। इस पे आपने कोई इसको ये अनकॉन्स्टेंट है अनटिल जब तक आपने उसके ये वाला सब फॉर्मूला नहीं लगाया कि ये सारे आपने बाइंड किए, अदरवाइज वो क्या है, अनबाउंडेड है, ठीक है। जब आपने लिखा नाउ सी, अगर आप यहाँ पे ये लिख रहे हो डिस्प्ले एल देयर एग्जिस्ट बी कॉमा ए, अगर ये टीआरसी होता मींस टप्पल रिलेशनल कैलकुलस होता तो उसमें क्या होता, ये इमीडिएटली बाइंड हो जाते। बट अगर ये डीआरसी है दैट इज डोमेन रिलेशनल कैलकुलस है तो ये तब तक बाइंड नहीं होंगे जब तक आप ये वाली कंडीशन स्पेसिफाई नहीं कर देते हो दैट सेज एल बी ए बिलोंग्स टू लोन। so this is the basic difference between TRC and DRC, ठीक है। so next example it says कि find the loan number of all find the names of all the customers who have a loan from the Paradise branch। अब इसमें कंडीशन है कि आपने सारे वो डिस्प्ले करवाने हैं नेम्स ऑफ ऑल कस्टमर्स जिनका कोई लोन है पैराडाइज ब्रांच से। अब कंडीशन क्या आ गई, एक कंडीशन आ गई पैराडाइज ब्रांच की, और आपने लोन की अमाउंट भी डिस्प्ले करवानी है, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस, so in this case we are saying ठीक है। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इस केस में वी आर सेइंग कि जो आपने डिस्प्ले करवाना है सबसे पहले आप उनकी लिस्ट बना लो। सो इट्स से अगर आप भी आपने रिलेशनल अलजेब्रा की क्वेरी यू हैव ऑलरेडी डन, तो उसमें से यू कैन सी कि हमें कस्टमर नेम्स सारे कहाँ से मिल रहे हैं। अगर ये वाली क्वेरी है रिलेशनल अलजेब्रा में करी थी, हु विल टेल मी कैसे लिखी थी रिलेशनल अलजेब्रा में, सेम क्वेरी वी हैव ऑलरेडी डन इन रिलेशनल अलजेब्रा। सो टेल मी रिलेशनल अलजेब्रा में ये क्वेरी कैसे लिखी थी आपने, एनी स्टूडेंट? मैम पहले तो हम सिलेक्शन लगा करके हम पहले नेम और मतलब जो टेबल से है लोन और उसको मतलब ब्रांच को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जब सेलेक्ट कर लेंगे तब हम उसके बाद ब्रांच पे हम लोग जो है ना प्रोजेक्शन लगाएंगे और चेक करेंगे कि उस ब्रांच को लाना है जो पैराडाइज है, जहाँ पे ब्रांच नेम पैराडाइज है। सो लेट मी दिस वाज क्वेरी नंबर 3। तो ऑब्वियसली रिलेशनल अलजेब्रा में भी आपकी क्वेरी नंबर 3 होगी। दीज नोट्स आर अवेलेबल विद यू आल्सो। दिस वाज द क्वेरी ना। नाउ सी, इस क्वेरी को इट सेज फाइंड द कस्टमर्स हु हैव नहीं सॉरी दिस वाज नॉट द क्वेरी, दैट कंडीशन वाज दैट इज फ्रॉम पैराडाइज ब्रांच ना। Find the name, using customer name and borrower depositor. Let me check. Can anyone check in your notes के ये query कौन से नंबर पे है? This one, I think so. This one ना? हाँ यही है। इस क्वेरी में क्या हो रहा है, कस्टमर नेम हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। कस्टमर नेम, अब हमने यहाँ पे क्या यूज किया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट।
तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आप ज्वाइन कर रहे हो, सो यू हैड टू राइट द कंडीशन दैट सेज बोरोवर डॉट लोन नंबर इक्वल टू लोन डॉट लोन नंबर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सिंपली ज्वाइन यूज करते तो आप क्या लिखते, ये वाला पार्ट आपका स्किप हो जाता, कौन सा, दिस वन, दिस कंडीशन नीड नॉट टू बी रिटर्न यूजिंग ज्वाइन। तो आपकी ये कंडीशन जो है वेयर बोरोवर डॉट लोन नंबर इक्वल टू लोन डॉट लोन नंबर आप नहीं लिखोगे अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट की जगह पे नेचुरल ज्वाइन यूज कर रहे हो। दिस विल बी द ओनली डिफरेंस। तो आपकी क्वेरी सिर्फ इतनी सी रह जाएगी, विच सेज बाय कस्टमर नेम वेयर ब्रांच नेम इक्वल टू पैरेरिस बोरोवर ज्वाइन लोन, दैट्स इट। बट अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो आप क्या करोगे, ये एक एडिशनल कंपैरिजन स्टेटमेंट लिखोगे। तो इट मींस यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि हमें दो टेबल से डाटा आ रहा है, जो कस्टमर नेम हमें चाहिए, यहाँ पे ब्रांच नेम पैरेरिस है, वो बोरोवर एंड लोन से चाहिए। सेम दिस क्वेरी वी आर डूइंग इन दिस DRC नाउ। तो अगर इसी क्वेरी को हम DRC में करते हैं, सो हियर वी से नाउ हियर वी से कि हमारे पास बोरोवर टेबल और लोन टेबल है। अब जो आपके पास रिलेशनल कैलकुलस होती है, इसमें ज्वाइंस नहीं होते, ठीक है, इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होती, तो इसमें जो क्वेरी है आप कंजंक्शंस के साथ करोगे और उसमें सब क्वेरीज लगा दोगे। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशनल अलजेब्रा में ज्वाइंस हैं, सीक्वल में ज्वाइंस हैं, but when we are writing the query in relational calculus, either in tuple relational calculus और domain relational calculus, तो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट जो ज्वाइन नहीं है। तो उस केस में हम क्वेरी को स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखेंगे। तो उस क्वेरी को हमने सबसे पहले हुई से कि हमारे पास क्या है, नाउ द रीड द क्वेरी, जब हमने इस पार्ट को रीड किया, इस पार्शियल क्वेरी को रीड करें, फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल कस्टमर्स, तो हमारे पास क्या आ गया कि हमने सी डिस्प्ले करवाना है। बट अगर क्वेरी का लास्ट लाइन रीड करते हो, सेज एंड फाइंड द लोन अमाउंट आल्सो, तो ये डिफरेंस है हमारी पिछली वाली रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी में और इसमें हम लोन अकाउंट भी, सॉरी, लोन अमाउंट भी डिस्प्ले करवा रहे हैं। सो आई एम यूजिंग टू वेरिएबल्स ओवर हियर, सी एंड ए, वेयर सी इज फॉर कस्टमर नेम एंड ए इज फॉर लोन की अमाउंट। तो वी आर डिस्प्लेइंग टू थिंग्स, दैट सेज सी एंड ए। ठीक है, तो दोनों डिस्प्ले करवा दिया आपने, दोनों की लिस्ट आ गई। उसके बाद यूज द सच दैट सिंबल। अब आपका कस्टमर नेम बोरोवर टेबल से आ रहा है, लोन अमाउंट जो है पैरेरिस से आ रही है, बट यू नीड नॉट टू वरी कि कहाँ से आ रही है, आपको जो चाहिए जस्ट वो लिख दो, क्योंकि दिस इज डेक्लेरेटिव लैंग्वेज, नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज। आप ये डिफाइन नहीं करोगे यहाँ पे जब आप फाइंड कर रहे हो। यू नीड नॉट टू मेंशन कि कौन से टेबल से कौन सा वेरिएबल आ रहा है, नीड नॉट टू वरी, जस्ट सिंपली लिस्ट बना दो कि क्या क्या चाहिए। तो हमारे पास क्या आया, सी चाहिए फॉर कस्टमर नेम एंड ए फॉर अमाउंट, तो आपने सिंपल लिस्ट बना दी रादर देन बताइंग कि कहाँ से आ रहा है। आफ्टर दैट यूज द सिंबल सच दैट, उसके बाद में दो टेबल से डाटा आ रहा है, तो दोनों टेबल्स, दोनों की कंडीशंस को हम कंजंक्शन यूज करके लिखेंगे। फर्स्टली फर्स्ट टेबल से स्टार्ट करते हैं, बोरोवर टेबल से। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, बोरोवर टेबल में हमारे पास हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स आर देयर, कैन एनीवन टेल मी? बोरोवर टेबल में कौन कौन से कॉलम्स हैं? थ्री। कौन कौन से? मैम कस्टमर नेम हो गया, फिर और उसके बाद बोरोवर में अमाउंट हो गया। अमाउंट इज नॉट देयर इन बोरोवर, रीड द टेबल केयरफुली। मैम कस्टमर नेम एंड लोन नंबर, दो ही एट्रीब्यूट्स है। हाँ, बोरोवर में सिर्फ दो ही एट्रीब्यूट्स है, एक लोन नंबर है, दूसरा कस्टमर नेम है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, देखो कस्टमर नेम जो था वो हम डिस्प्ले करवा चुके हैं, तो एग्जिस्टेंशियल के साथ क्या बचा, एल, दैट वाज फॉर लोन नंबर। तो हमने क्या किया, क्या यूज किया, सच दैट देयर एग्जिस्ट सम लोन नंबर, फाइन। तो उसको जो हमने नहीं डिस्प्ले करवाना था उसको एग्जिस्टेंशियल के साथ लिख दिया। बोरोवर में दो कॉलम्स हैं, एक कॉलम जो हमारा है वो है कस्टमर नेम, दूसरा कॉलम जो है दैट इज दूसरे एट्रीब्यूट जो हमारा है वो है लोन नंबर। तो दोनों में से एक तो हमारा डिस्प्ले वाली लिस्ट में चला गया, तो सी यहाँ पे आ गया। जो नहीं डिस्प्ले करवाना था वो हमारे पास एग्जिस्टेंशियल के साथ आ गया, दैट इज देयर एग्जिस्ट सम एल। उसके बाद स्टार्ट द राउंड ब्रैकेट्स, फिर उसमें दो थे सी एंड एल, उनको हमने बाइंड करवा दिया बोरोवर से, सच दैट सी एंड एल बिलोंग्स टू बोरोवर। क्लियर, डन। ये हाफ पार्ट डन हो गया क्वेरी का, मीन्स बोरोवर वाला पोर्शन है जो वो डन हो गया। उसके बाद आप यूज करोगे एंड। अब हम आ जाएंगे दूसरे टेबल पे।
दूसरा टेबल कौन सा है हमारे पास, लोन टेबल। और लोन टेबल में कितने एट्रीब्यूट्स हैं, देयर आर टोटल 3 एट्रीब्यूट्स, वन इज लोन नंबर, दूसरा है ब्रांच की सिटी और ब्रांच नेम, और तीसरा जो है वो है लोन की अमाउंट। ठीक है, तो इट मींस 3 है, दैट इज LBA, 3 है हमारे पास। इन तीनों में से हम कौन सा डिस्प्ले करवा रहे थे, लोन अमाउंट, तो लोन अमाउंट A यहाँ पे आ गया। रिमेनिंग कौन से हैं आपके पास, हाँ जी कौन कौन से रह गए, हाँ जी, ब्रांच नेम और लोन नेम, लोन नंबर। अब मेरे को ये यहाँ पे देखे बिना ये बताओ, यहाँ पे देयर एग्जिस्टेंशियल के बाद क्या आएगा, ये मत देखो कि यहाँ पे बी लिखा है, आप मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या आएगा। मे बी ये बी में बी गलत हो, यहाँ पे कुछ और आना हो, आप अपनी नॉलेज को पढ़ LNB मैम, हाँ जी LNB, LNB, ओके LNB क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास इस टेबल में, लोन टेबल में 3 एट्रीब्यूट्स वर देयर, 1 was displayed, 2 were left, according to that you said के B, L and B, क्लियर। अब एक चीज देखो, अगर मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है B, I have not written L, why I have not written L, हाँ जी, can anyone tell me why I have not written L? मैम क्योंकि एल पहले बॉर्डर से आ गया ना हमारे पास। एग्जैक्टली देखो आपने राउंड ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट करी है, राउंड ब्रैकेट से पहले आप ऑलरेडी लिख चुके हो कि देयर एग्जिस्ट सम एल, और ये एल है, ये दोनों में है, एल स्टैंड्स फॉर लोन नंबर इन अवर केस, तो जो लोन नंबर है वो हमारा बोरोर में भी है और लोन में भी है, तो हम उसको ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं देयर एग्जिस्टेंशियल एल, तो इसलिए यहाँ पे एल लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट्स वाई हमने एल नहीं लिखा। अगर यहाँ पे एल ना आया होता तो आप यहाँ पे एल भी लिखते, क्लियर, और एनी कंफ्यूजन, ठीक है, सिंपल है क्योंकि यहाँ पे आ चुका है, सो वी हैव स्किप्ड इट ओवर हियर, यहाँ पे हम इसको स्किप कर देंगे। तो देयर एग्जिस्ट सम बी, बाइंड तीनों को करवाओगे लोन टेबल से, ठीक है, फिर उसके बाद एंड अगेन कंजंक्शन आ गई, बी इक्वल टू पैरेरिस, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, बी पैरेरिस, आपका पार्ट आ गया कि बी में पैरेरिस है, ठीक है, क्लियर टिल दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्वेरी है, फाइंड द नेम ऑफ ऑल कस्टमर्स हु हैव अ लोन एंड अकाउंट और बोथ हैड पैरेरिस ब्रांच। ये क्वेरी आपने सॉल्व करनी है और मुझे इसके पिक क्लिक करके आपने व्हाट्सएप पे शेयर करनी है, ठीक है। इसके लिए रेफरेंस टेबल्स आपके पास गिवन है और आपके पास इसका सोल्यूशन भी गिवन है इन योर, सॉरी सोल्यूशन मैंने आपको नहीं दिया, मैंने इसके बाद देखो 18 नंबर पेज के बाद इसका सोल्यूशन क्रॉप कर दिया हुआ है, बिकॉज इसका सोल्यूशन आई विल बी प्रोवाइडिंग वंस आई विल चेक योर नॉलेज कि आप इसका क्या सोल्यूशन है, आपको कितनी इसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। सो आई हैव स्किप्ड द 19 नंबर पेज इन दीज नोट्स, ठीक है। सो दिस क्वेरी इज फॉर योर होमवर्क। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद दिस प्रेजेंटेशन दैट वी वर ऑलरेडी डूइंग a few queries, few more queries to understand. Now this query we have done, yes we have done this, so let's proceed to next query. It says find the set of all courses, हमें वो सारे courses retrieve करने हैं taught in fall 2009 semester और in spring 2010। अब इसमें दो conditions है, means कोई उन्होंने semester दे दिया, semesters में नेम आ गए फॉल 2009 एंड स्प्रिंग 2010 और बोथ, तो अगर और बोथ आ गया तो इट मीन डिसजंक्शन आ जाएगी, ठीक है, चाहे ये चाहे वो चाहे दोनों, ठीक है। तो और कंडीशन है एंड नहीं है यहाँ पे, सो फर्स्टली रीड दिस केयरफुली। नाउ नेक्स्ट व्हाट इट इज सेइंग ओवर हियर, इट सेज कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल द कोर्सेज, हमें वो सारे कोर्सेज डिस्प्ले करवाने हैं, तो कोर्सेज डिस्प्ले करवाने हैं सिंपली, सो वी आर यूजिंग सी फॉर दैट कि display the courses, so here it is written that is C, display courses। अब जो हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन है there exist, ये सारे एग्जिस्टेंशियल में कौन से आ गए, जितने भी पेंडिंग थे। सपोज आपके पास जो टेबल आप यूज कर रहे हो, टेबल है हमारे पास सेक्शन नेम से कोई टेबल है, उसमें हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं CASYVRT, तो C हम डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो वो यहाँ पे आ गया देयर एग्जिस्टेंशियल के साथ क्या आ गया जो हमने नहीं डिस्प्ले करवाने थे, राउंड ब्रैकेट्स में क्या आ गए आपके पास, सभी को आपने बाइंड करवा दिया सेक्शन के साथ एंड। अब कंडीशन किस पे थी
कि सेमेस्टर जो है वो फॉल है, तो हमारे पास क्या आ गया, एस फॉल, एंड ईयर कौन सा था, 2009। सो हमने ये चीज कर दी। अब अभी इसी को भूल जाओ फॉर द टाइमिंग। अब एक सेकंड पार्ट स्टार्ट कर लो। सेकंड पार्ट से जिसमें आपके पास एस की वैल्यू स्प्रिंग हो जाएगी, ईयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2010। तो एस स्प्रिंग हो गया एंड वाई क्या हो गया, 2010 हो गया। ये बाइंडिंग एज इट इज रही हमारे पास, और एग्जिस्टेंशियल आपके पास यहाँ पे एज इट इज आ गया। और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, क्योंकि और कंडीशन थी, तो हमारे पास इन दोनों पोर्शंस में क्या आ गया, कंजंक्शन आ गया। गो थ्रू दिस क्वेरी, if you are having any doubt in any part of this query then ask me. मैडम अगेन समझा दो, सारी क्वेरी दोबारा समझा दो, थोड़ा कंफ्यूज हो गया, थोड़ा दोबारा ओके फाइन। अभी इसमें क्या करो आप ना, इस क्वेरी में सबसे पहले ये देखो आपको क्या चाहिए। सबसे पहले गो थ्रू द क्वेरी, इट सेज कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल कोर्सेज, सारे कोर्सेज डिस्प्ले करवाने हैं। तो इस केस में आई एम अज्यूमिंग कि मेरे पास एक सेक्शन नाम का टेबल है। उस सेक्शन टेबल में जो एट्रीब्यूट्स हैं उनमें एक एट्रीब्यूट है कोर्स का नेम, ठीक है। दूसरा एट्रीब्यूट है ए के लिए कुछ होगी इंफॉर्मेशन, वी आर नॉट यूजिंग दिस, सो इग्नोर दिस। देन एस में हमारे पास आ रहा है कि सेमेस्टर कौन सा है, फॉल और स्प्रिंग, ठीक है। उसके बाद में वाई ईयर के लिए यूज हो रहा है, 2009, 2010 और वट एवर इज द ईयर, ठीक है। बी में कोई और वैल्यू होगी बट वी आर नॉट नीडिंग दिस इन दिस क्वेरी, सो वी आर स्किपिंग। आर में कोई वैल्यू होगी, कोई और कॉलम हो गया, और कोई टी का कॉलम हो गया। बट हमारी क्वेरी के अकॉर्डिंग हमें जो कॉलम्स यूज करने हैं उनमें से एक कॉलम है, एक एट्रीब्यूट है कोर्सेज की लिस्ट का, ठीक है। दूसरा एट्रीब्यूट है सेमेस्टर का, तीसरा एट्रीब्यूट है ईयर का, ठीक है। सो वी आर यूजिंग सी, एस एंड वाई। तो उस केस में जो हमें डिस्प्ले करवाना है, इट सेज फाइंड द सेट ऑफ ऑल द कोर्सेज। तो हमने क्या यूज कर लिया, वी हैव डिस्प्लेड सी। आफ्टर दैट क्या सिंटैक्स होता है, वी यूज सच दैट सिंबल, ठीक है, मैक्रो का सिंबल। फिर आप यूज करते हो एग्जिस्टेंशियल। अब क्वेरी के दो पार्ट्स हैं, दो कंडीशंस हैं। अगर तो ये रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी होती तो आपके पास दो ऑप्शन थी, आप ये लिखते पाई सी, ठीक है, फिर लिखते वेयर एस इक्वल टू फॉल और y इक्वल टू 2000 एंड y इक्वल 2019। फिर आप यूज करते आपका ऑपरेशन यूनियन यूज करते आप लिखते s इक्वल टू स्प्रिंग एंड y इक्वल टू 2010, जहां फिर आप बीच में और क्लॉज यूज कर लेते। बट ये रिलेशनल अलजेब्रा नहीं है, ठीक है। इसमें आप ये सिंपल एक आप जस्ट स्पेसिफाई कर देते हो क्या क्या आपको चाहिए। तो आप जैसे एक लिस्ट बना के नोट डाउन कर रहे हो जो उसका सिंटैक्स है, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपने जो डिस्प्ले करवाना है आपने वो राइट डाउन कर दिया। फिर उसके बाद आपने देयर एग्जिस्टेंशियल यूज किया, जो नहीं डिस्प्ले करवाने थे वो सारे लिख दिए। फिर आपने उसके बाद क्या कर दिया, ये सारे लिख दिए जितने भी एट्रीब्यूट्स थे, दे बिलोंग्स टू सेक्शन। फिर एंड कंडीशन आ गई। एंड कंडीशन क्यों आई, क्योंकि एस में से जो है वहां पे वैल्यू होनी चाहिए फॉल, दैट इज सेमेस्टर की वैल्यू, फॉल सेमेस्टर है, एंड ईयर कौन सा है, 2009। तो एक पोर्शन आपका यहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद में आपके पास क्या आ गया, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन आपके पास क्या आ गई, एस की वैल्यू स्प्रिंग है, वाई की वैल्यू 2010 है, और आपने ये सारा पोर्शन लिख दिया। तो ये दो सेपरेट क्वेरीज आ गई, इसको अभी इग्नोर करो। दो सेपरेट क्वेरीज आपने लिखी। फिर फर्स्ट क्वेरी का पार्ट देखो, इसमें से क्या आ रहे हैं, वो सारे कस्टमर्स, सॉरी वो सारे कोर्सेज, यहाँ पे सेमेस्टर नेम फॉल है और ईयर नेम 2009 है, ठीक है। इस क्वेरी से क्या आ रहे हैं, यहाँ पे ईयर 2010 है और सेमेस्टर क्या है, स्प्रिंग है। तो इन दोनों वैल्यूज में से अब नेक्स्ट कंडीशन क्या थी कि दोनों हो या फिर बोथ हो, बोथ और बोथ। तो और बोथ के लिए आपने क्या यूज कर लिया, दिस, दैट इज यूनियन, जहां फिर आपका और सिंबल हो गया। तो प्रेपोजिशनल कैलकुलस की जब हम बात करते हैं उसमें हम डिसजंक्शन यूज करते हैं। तो डिसजंक्शन के लिए वो यूज दिस सिंबल, जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा एक क्वांटिफायर हो गया जिसको हम बोलते हैं डिसजंक्शन, और ये हमारी होती है कंजंक्शन जिसको हम एंड बोलते हैं। ये हमारा होता है और। तो ऑब्वियसली और बोथ के लिए और कंडीशन आएगी, तो हम ओ आर और नहीं लिखते, तो उसकी जगह पे हम
ये चीज लिखते हैं। सो दिस इज द वे टू राइट दिस क्वेरी, अगर आप इसको रिलेशनल कैलकुलस में लिखोगे। क्लियर और एनी डाउट? ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, नाउ सी दिस केस ऑल्सो बी रिटन एज दिस इज द सेकेंड सोल्यूशन। अब इसमें हमने क्या कर दिया, ये क्लियर हो गया। अब इसका अल्टरनेटिव क्या है, कस्टमर नेम एज इट इज आ गया ना, सॉरी कोर्सेज के एज इट इज आ गए, कोर्सेज हमें चाहिए। उसके बाद आपने एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज किया, ठीक है, जो नहीं चाहिए थे इनको आपने बाइंड कर दिया, फिर आपने एयर कंडीशन लगा दी। अब इसको क्या कर दिया आपने, ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये वाला पार्ट पिक कर लिया, इसके लिए कॉमन राउंड ब्रैकेट यूज कर ली, ठीक है। दो कंडीशंस को आपने यहाँ पे और लगा दिया, आपने क्या लिखा, एस इक्वल टू फॉल एंड वाई इक्वल टू 2009। सेकेंड कंडीशन क्या थी, सीजन स्प्रिंग हो, और यहाँ पे सीजन स्प्रिंग है, ईयर 2000 क्या हो, वहां पे 2010 हो ईयर। तो दोनों के बीच में से कोई एक भी ट्रू हो तो भी चलेगा, तो दैट्स वाई यहाँ पे और आ गया। तो अब ये कंडीशन, जितनी भी कंडीशन है ये तो सबके लिए होल्ड करेगा ना, ये तो कॉमन है। देखो यहाँ पे भी था ये पोर्शन और यहाँ पे भी था, तो ये कॉमन पोर्शन था, कॉमन पोर्शन को आपने यहाँ पे लिख लिया और आपने एंड यूज किया, और बाकी का पोर्शन जो आपका था वो आपने राउंड ब्रैकेट्स में लिख लिया, और यहाँ पे आपने कंजंक्शन यूज कर लिया और ये कंडीशन यूज कर ली। क्लियर? तो बोथ मेथड्स आर करेक्ट। किसी को कंफ्यूजन है दोनों में से किसी भी मेथड में, देन आस्क। ठीक है, जस्ट उसका दो वेज है इस क्वेरी को लिखने के, जहां तो आपने उसका सेपरेट पार्ट्स पूरे का पूरा ये पार्ट दोबारा से लिख लो, कंजंक्शन यूज कर लो, जहां फिर जो सब कंडीशंस थी हमारी उनमें कंजंक्शन यूज कर लो, उसको राउंड ब्रैकेट में लिख दो, और जो आपका ये पोर्शन, जो दोनों पोर्शन आपके दोनों सब पार्ट्स में आ रहा था, उसको आप कॉमन लेवल पे लिख दो। तो ये दिस इज रिटन वन टाइम, देयर इज नो अदर डिफरेंस इन द क्वेरी। जस्ट आपने कंडीशन को दो अलग वे से लिख लिया, ये आपने ये पार्ट को ओमिट कर दिया कि वो सेकेंड टाइम आपको दोबारा से ऐसे ना लिखना पड़े। सो यू हैव यूज्ड दैट मेथड। If still have any doubt in any part of the query, then ask me. Again, this part, these queries we have taken from fourth book. ठीक है, I have referred sixth edition. ठीक है, और सिक्स्थ एडिशन, और उसमें ये सिक्स्थ चैप्टर है आपका। और अगर आप के पास कोई और एडिशन है तो वो आपके पास कोई डिफरेंट चैप्टर भी हो सकता है उसमें, ठीक है, बट क्वेरीज आपकी सेम होंगी इन ऑल द एडिशन। फिफ्थ एडिशन यूज कर लो, सिक्स्थ एडिशन यूज कर लो, क्वेरीज सेम है, स्कीमा सभी में सेम है। एंड फॉर दिस वी आर रेफरिंग द डेटाबेस सिस्टम्स बुक ऑफ कोर्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेरी सेज find a set of all customers taught find a set of all courses taught in fall 2009, that is ये वाला पोर्शन यहाँ पे एस फॉल है और 2009 है, एंड इन 2010। अब मुझे ये बताओ दोनों में क्या डिफरेंस होगा, क्वेरी में क्या चेंज आएगी? इसमें चेंज आनी है। हाँ जी, कंजंक्शन लगा देंगे, कंजंक्शन लग जाएगा इसमें, कंजंक्शन लगेगा बस। जानिए, देखो अगर ये लिख रहे हो तो यहाँ पे कंजंक्शन लगा दो, अगर ये वाली क्वेरी यूज कर रहे हो तो यहाँ पे कंजंक्शन लगा दो, एंड लगा दो। ठीक है, यहाँ पे कंजंक्शन और इस पोर्शन में यहाँ पे कंजंक्शन, नो अदर चेंजेस टू बी डन, क्योंकि हमारे पास कंडीशन सिर्फ किस पे चेंज हो रही है, यहाँ पे और था कि दोनों में से कोई भी हो, और यहाँ पे क्या है, दोनों में है। ठीक है, सो दिस विल बी द डिफरेंस, वी आर यूजिंग conjunction instead of using disjunction, no other change we need to do. ठीक है, clear till this point? Any doubt? नो मैम। So TRC के लिए, DRC के लिए this will be the sufficient. Now you can do one thing, in sample questions there are many queries, जो मैंने आपके साथ quiz share किया हुआ है, उसमें there are many queries, go through those queries also. अगर किसी को कहीं से और सोल्यूशन आप स्टडी कर रहे हो, कहीं